नमस्कार। अर्थनीति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कवीन सचान। 1 फरवरी को बजट आने वाला है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी वित्त मंत्री के सामने इतनी बड़ी चुनौती रही हो कि उन्हें इतने टफ माहौल में कहा जाए तो बजट बनाना पड़ रहा है। इस बार चुनौतियों को अगर आंकड़ों के नजरिए से समझें तो सबसे पहले बात जीडीपी की करते हैं, जहां पर पिछली 4 तिमाहियों में लगातार इस पर दबाव देखा जा रहा था। लेकिन कोविड-19 ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। हालांकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में कॉन्ट्रैक्शन की दर घटकर -7.5% रह गई, लेकिन इसे पॉजिटिव टेरिटरी में लाना एक बड़ी चुनौती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन पिछले साल से ही चिंता का विषय था। इस साल की पहली तिमाही में हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए, लेकिन राहत की बात यह है कि ये सेक्टर अब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नवंबर में पीएमआई दशक के उच्चतम स्तर पर था और दूसरी तिमाही में विकास दर पॉजिटिव रही। सर्विस सेक्टर की बात करें तो कोविड-19 की मार होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन पर कुछ ज्यादा ही पड़ी। पिछले साल की तीसरी तिमाही में जहां ये क्षेत्र 4.3% की दर से विकास कर रहे थे, लॉकडाउन के चलते 2020-21 की पहली तिमाही में इन सेक्टर्स की विकास दर -47% पहुंच गई। हालांकि दूसरी तिमाही में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन फिर भी विकास दर -15.6% रही। इस बीच फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज की विकास दर भी साल 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों में माइनस में रही है। परेशानी की बात यह है कि दूसरी तिमाही में इनका प्रदर्शन और बिगड़ा है। और हमारे साथ आज अर्थनीति में 2 खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं परिचय कराता हूं। शमिका रवि हमारे साथ हैं, नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो हैं गवर्नेंस स्टडीज से बुकिंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका शमिका। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डीके श्रीवास्तव साहब हैं, चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया में। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शमिका मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके के हालात पिछले कुछ क्वार्टर्स में रहे हैं जीडीपी को लेकर, और कोरोना के चलते वो हालात और ज़्यादा ख़राब हुए, और न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग इकनॉमी को देखें तो कमोबेश एक जैसी तस्वीर नज़र आई है। लेकिन अब बजट से पहले किस तरीके से आपको लगता है कि चुनौती ज़्यादा इस बार बड़ी दिखती है अगर हम उसे एड्रेस करते हैं? और इसके साथ साथ मैं आऊँगा फिर कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है वो भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरीके से रहा है, और अब बजट में उसको किस तरीके से एड्रेस कर। लेकिन शुरुआत में जीडीपी को लेकर अगर कहूं, किस तरीके से आपको लगता है कि चुनौती है और कितनी बड़ी है इस वक्त? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पहले क्वार्टर में जो डिक्लाइन हुआ वो एक तरीके से ग्लोबली बाकी स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में हमारा डिक्लाइन काफी था। लेकिन और स्पेशली अगर आप कंपेयर करें कि हमारा जो डेथ रेट है कोरोना से वो काफी लो था, तो अगर दोनों देखें तो लगता है कि इतने कम डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट इतना कम होने के बावजूद इतना जीडीपी में डिक्लाइन क्यों रहा। लेकिन ग्लोबली ये हर देशों में यही देखा जा रहा है कि ये जो कोरोना का टाइम है इसमें पॉलिसी इंटरवेंशंस जो है काफी हद तक ट्रायल एंड एरर के थ्रू हो रहा है। और जब से हमारा लॉकडाउन रिमूव हो, जैसे फर्स्ट वीक मई से थोड़ा थोड़ा करके अनलॉक होना शुरू हुआ था, तब आप देख रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर से पिकअप शुरू हो गया। तो एक हिसाब से ये जो जीडीपी और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल अगर देखें, स्पेशली ये जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है अलग अलग सेक्टर्स के, लोगों के मोबिलिटी देखें, गूगल मोबिलिटी डेटा वगैरह, तब ये तो दिख रहा है कि इन्फेक्शन रेट जैसे जैसे घटा है वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी राज्यों में बढ़ा है। तो एक है कि टाइम के साथ इन्फेक्शन रेट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना जरूरी है। दूसरा ये है कि बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्यों में एक रिकवरी रेट और इकोनॉमिक रिकवरी रेट भी काफी हद तक डिस्पर्स्ड है, और उसी हिसाब से आप एम्प्लॉयमेंट भी फिर उसी हिसाब से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसे कर्नाटक, गुजरात वगैरह में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से ही कम थे, लेकिन कई राज्य हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और जहां पे कोरोना के कारण डिसरप्शन बहुत ज्यादा हुआ है। तो उन राज्यों में ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर और अर्बन एरियाज में, क्योंकि कोरोना से यही ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं,
तो इसको डिसएग्रीगेटेड ढंग से देखना जरूरी हो जाता है बजट को, अगर हम ठीक तरीके से समझना चाहें। श्रीवास्तव सर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त चैलेंजेस है और ये अपने आप में जो इस वक्त हालात हैं कोरोना के चलते, वो शायद इससे पहले कभी भी इस तरीके से नज़र नहीं आए। अब उससे बाहर आने के रास्ते, जैसा कि शमिका ने कहा कि हम प्रयोग के तौर पर अलग अलग टूल्स को अपना रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या कोई ऐसे टेस्टेड टूल या फिर इस वक्त जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो कारगर उतने हो सकते हैं अगर बजट में देखें जीडीपी को वापस रिकवरी मोड पर लाने के लिए? ये जो समय है वो ऐसा है कि देश की सरकारें, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में हो। बहुत सालों से इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था में तो दिखलाई नहीं पड़ा, क्योंकि 2008 की क्राइसिस में भी हम लोगों ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखलाई थी। लेकिन अभी अभी जो एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए हैं उसमें पूरे साल के लिए 2020-21 के लिए -7.7% ओवरऑल ग्रोथ दिखलाई जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो बजट के ठीक पहले ये इन्फॉर्मेशन एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की रूप में समझी जा सकती है, क्योंकि बहुत संभावना थी शुरुआत के 2 क्वार्टर्स को देखा जाए कि कॉन्ट्रैक्शन इससे भी ज़्यादा हो सकता था। और वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने जो अनुमान पूरे वर्ष के लिए लगाया वो करीब 10% कॉन्ट्रैक्शन दिखला रहा था। उसकी तुलना में 7.7% जो है वो फिर भी एक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, जहाँ की रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा है और हम लोग इमर्जिंग मार्केट इकॉनमी में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तो हम लोगों को पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक तरह से कहा जाए एग्रेसिव होना चाहिए। बजट जो आने वाला है वो इसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होगा और उसमें क्या करना चाहिए उसमें 1-2 बातें तो कहना बहुत ज़रूरी है। और इसकी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं कि जो इस वर्ष को 2 हिस्सों में बांटें, दो हाफ में बांटें। तो पहले हाफ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और दूसरे हाफ में कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव ग्रोथ दिखला रहे हैं। यही क्लू देते हैं कि पॉलिसी का इंटरवेंशन कहाँ होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक अकेला सेक्टर है जो कि 3.4% ग्रोथ रेट पूरे साल के लिए दिखला रहा है। और उसके बाद कुछ सेक्टर्स जो पॉजिटिव कन्वर्ट हुए हैं, फर्स्ट हाफ में बहुत मैसिवली नेगेटिव थे, उसमें एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और एक जो गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज का सेक्टर है, और एक सर्विस सेक्टर है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। ये 3 सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी रिकवरी दिखला रहे हैं। इनके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, इनका इम्पैक्ट रोज़गार पर भी ज़्यादा होता है। इसमें 1 यूनिट रोज़गार देने के लिए कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट कम है। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जिनको कि फर्स्ट प्रायोरिटी में बढ़ावा देना चाहिए जो आने वाला बजट है। और इसमें जो गवर्नमेंट यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज, ये इसकी जो भूमिका है ये बहुत महत्व की है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की पॉलिसी का इंटरवेंशन डायरेक्ट हो सकता है। और एक तरह से ये अंतर्निहित है जो कि दूसरी छमाही में रिकवरी दिखलाई जा रही है कि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार खर्चा करे, और यही एक नीति और भी होनी चाहिए अगले बजट में, जिसका एक अंतर्निहित अर्थ है कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने से डरना नहीं चाहिए। इस साल करीब 7% फिस्कल डेफिसिट हो सकती है, अगले साल भी 6-6.5% हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यही एक माध्यम है जबकि टैक्स रेवेन्यूज़ की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमज़ोर रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की परफॉर्मेंस कमज़ोर रही है,
तो फिर फिस्कल डेफिसिट ही अकेला माध्यम है। सरकार को बोरो करना चाहिए और बोरो करके स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट्स जनरेट हो सके। तो नीति, जो वित्तीय नीति है, राजकोषीय नीति, इसका बहुत महत्व है और इसका जो सीधा इंस्ट्रूमेंट है वो आने वाला बजट है। श्रीवास्तव सर, जो आपने एक टूल बताया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शमिका, जो फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है कि उस पर जो ब्रैकेट है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे आगे जाकर इस वक्त एक्सपेंडिंग की बात हो रही है, ये कितना कारगर होता है इस तरह के हालात में? और हालांकि दिसंबर आते आते कुछ जो पैरामीटर हैं, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन की बात करें या कुछ कोर सेक्टर हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड नज़र आई है। तो सरकार के पास क्या उसके लिए एल्बो रूम भी साफ तौर पर मिलता दिख रहा है और वो बजट में उन्हें एक थोड़ा सा कुशन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। स्पेशली अगर हम ये देखें कि पहले के जो 6 महीने थे, जिसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशली जो अगर आप पॉलिसी इंटरवेंशंस देखें तो वो ज्यादातर ह्यूमैनिटेरियन नेचर के थे। मतलब एनआरईजीए एक्सपेंसेस बढ़ाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कैश ट्रांसफर्स थे उन्हें बढ़ाए गए। उसके बाद के जो 6 महीने, जो अभी जैसे आप पिछले 3 महीनों में आपने जो सरकार से जो इम्प्लीमेंटेशंस देखे हैं, जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की हैं, वो अब ज्यादातर वो एक फिस्कल एक्सपेंशन या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के रूप में है, जिसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हाई प्रायोरिटी दे करके टाइम बाउंड एक कंप्लीशन करने की बात आई है। उसके लिए जैसे श्रीवास्तव जी ने बोला, डेफिसिट अगर बढ़ता भी है तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। काफी जो है हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली एज एन इमर्जिंग मार्केट, एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आप देखें तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं स्ट्रॉन्ग है, और उनके बेसिस पे अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ता भी है तो ये हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके लिए एल्बो रूम बनाएंगी। स्पेशली अगर आप देखें कि देखिए अभी वैक्सीन का जो डिलीवरी है, अभी तो ड्राई रन्स हो रहे हैं, लेकिन अभी सोचना यह है कि जून तक हमारे यहाँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो हाई वल्नरेबल ग्रुप, एल्डरली, हाई कोमोबिडिटी वगैरह के जो डेमोग्राफिक्स हैं, उनको टारगेट करते हुए जून तक हम लोग ये काफी हद तक कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि रिकवरी और बढ़ेगा। तो इन सब के लिए स्पेशल, वेदर ये पीएम केयर से निकलता है या फिर स्पेशल बजटरी इसके एलोकेशंस होंगे, क्योंकि इस पे खर्चा तो होगा। वैक्सीन नॉट जस्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स, बाद में जब 70% पॉपुलेशन को कवर करने की बात आ रही है तो इसके लिए भी एक फिस्कल स्पेस बनाने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से सरकार बनाएगी भी। श्रीवास्तव साहब, क्योंकि जब हम फिजिकल डेफिसिट और इसके जरिए एक्सपेंडिंग बढ़ाने की बात आप लोग एज एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं बजट में, एक और जो उसका तरीका कहा जाता है वो है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसको बढ़ाकर और फिर कंजम्पशन को बढ़ाने की तरफ एक जो साइकिल है उसको घुमाने की कोशिश की जाए। ये इस वक्त कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके लिए किस तरीके की चुनौतियां सरकार के सामने होंगी बजट में? इस समय जो सबसे महत्व की बात है कि अगर बोरोइंग के बेसिस पर खर्चा सरकार बढ़ाए तो उसका एलोकेशन किस तरह से सेक्टोरली किया जाए, जिससे कि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और इनकम्स जब बढ़ेंगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, और फिर ये जो साइकिल जिसका जिक्र किया आपने, वो इकोनॉमिक साइकिल, वर्चुअल साइकिल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो सेक्टोरल प्रायोरिटाइजेशन जो है बहुत क्रिटिकल है। 2-3 सेक्टर्स में प्रायोरिटाइजेशन बहुत ऑब्वियस सा दिखता है। एक तो हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि कैपिटल स्पेंडिंग डिमांड करता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या करंट एक्सपेंडिचर, जिसमें के कोविड के संबंध में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह की जो सहूलियतें हैं, इनके ऊपर जो खर्चा होता है, ये दोनों आ जाते हैं। दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है, और हेल्थ सेक्टर में एक्चुअली जितना कैपिटल और आउटपुट रेशियो है वो बहुत फेवरेबल है, क्योंकि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न मिलता है हेल्थ सेक्टर में। तो एक ऑब्वियस चॉइस है कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और थी शुरू से
कि हम लोग अपना जो हॉस्पिटल्स की संख्या है, बेड्स की संख्या है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते, क्योंकि इंटरनेशनल कंपैरिजन में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन फैसिलिटीज़ की बहुत अच्छी नहीं है भारत में अभी भी तुलनात्मक रूप से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी ओपन है, और ये हेल्थ सेक्टर में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कम कैपिटल लगाकर कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट में अच्छा मल्टीप्लायर जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जिसमें कि स्किल्ड लोग भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अनस्किल्ड लोग भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन एरियाज में वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी को भी बढ़ाना चाहिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में सरकार ने एक बड़ा एम्बिशियस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, और उसमें सभी की भूमिका है, केंद्रीय सरकार की भूमिका है, राज्य सरकार की भूमिका है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है, और दोनों लेवल्स की सरकारों के पब्लिक सेक्टर्स की भूमिका है। तो ये फाइनेंसिंग का प्लान बनाया हुआ है, और उसमें जितना टारगेट था उससे अभी थोड़ी कमी आ गई है। तो एक तो बहुत ज़रूरी है हमको ये इवैल्यूएट करना, इसके 2 साल हो चुके हैं, कि अब हम लोग जो ओरिजिनल प्लान था वहाँ से कहाँ पर है, और इसमें फिर से रिस्टोर करने के लिए, पुराने प्लान तक पहुँचने के लिए अभी कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहेगी, राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी। तो सेक्टोरल जो प्रायोरिटाइजेशन है उसमें हम लोग को ऐसे सेक्टर्स को चुनना चाहिए जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ग्रोथ मिल सके और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी मिल सके जी। और कुछ सेक्टर्स हमको बहुत साफ नज़र आते हैं। एक सेक्टर और जिक्र कर देता हूँ, वो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, जिसमें वहाँ भी एक ऐसा है जहाँ के कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो, अगर इसका उल्टा देखें, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज्ड सेक्टर है तो वो ट्रेड, होटल्स, स्टोरेज, और टूरिज्म का सेक्टर है। वो अभी बहुत मैसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हालांकि वो भी ऐसा सेक्टर है जहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, लेकिन शायद हम लोग को उसके लिए 1 या 2 क्वार्टर्स तक वेट करना पड़ेगा। शमिका, मैं आता हूँ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मसला रहा है और कोविड के चलते ख़ास तौर पर जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर एक बहुत बड़ी और गहरी मार पड़ी। हालांकि रिकवरी काफ़ी नज़र आ रही है, अगर हम आंकड़ों को देखते हैं, जो कि इस साल रजिस्ट्रेशन की बात हुई भविष्य निधि जैसी संस्थाओं के ज़रिए, वहाँ पर दिख रहा है कि एक वापस वो ट्रेंड पकड़ता दिख रहा है। लेकिन अगर बजट में देखें और इंडिया में ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर ये सबसे बड़े जो है जॉब जनरेटर के तौर पर माने जाते हैं। इसके अलावा अभी कुछ सेक्टर हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस की बात करें या फिर टूरिज्म की बात करें, वो सेक्टर्स अभी भी उस तरीके से ओपन नहीं हो पाए जो शायद लॉकडाउन या फिर कोविड के पहले की बात थी। यहाँ पर किस तरीके से आप देखते हैं चैलेंज, और भविष्य के लिए किस तरीके के विकल्प सरकार के सामने बजट में? देखिए, इसमें जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा, एक सेक्टोरल डिकम्पोजिशन जब करते हैं तो उसमें एक है जो मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है कि जब आप 1 रुपया स्पेंड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे या फिर ग्रोथ पे कितना पड़ता है। लेकिन एक और चीज ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है जब आप भारत जैसे इकोनॉमी की बात करते हैं। जैसे उत्तराखंड एक राज्य है जहाँ पे टूरिज्म, ट्रैवल एक बड़ा लार्ज कंपोनेंट है उनके जीडीपी का, और अगर इकोनॉमिक रिकवरी, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखते हैं तो उत्तराखंड में रिकवरी इज ऑलमोस्ट बैक टू प्री कोविड टाइम। अब ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी होता है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बाकी कई जगहों में काफी अफेक्टेड है। अच्छा, इसमें जब आप डिटेल में देखते हैं तो जैसे ये बेड एंड ब्रेकफास्ट या छोटे मोटेल्स वगैरह लो फ्रीक्वेंसी या लो ऑक्यूपेंसी पे ओपन हो रही है, लेकिन उसका ओपनिंग अप जो है वो शुरू हो गया था सितंबर से ही। तो राज्य, एक राज्य का जब इकोनॉमी को सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीगेट करके देखेंगे तब उसमें समझ आएगा कि अलग अलग जगहों में जिस चीज पे फोकस करना चाहिए वो काफी डिसएग्रीगेटेड, काफी फर्क होता है एक से दूसरे राज्य में। जैसे इनफॉर्मल एनआरईजीए का सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन रहा है
वो रिवर्स माइग्रेशन, जो सबसे ज्यादा जो लोग यूपी वापस गए हैं या बिहार वापस गए हैं, तो उन जगहों में जैसे जॉब कार्ड्स, एनआरईजीए जॉब कार्ड्स वगैरह के एप्लीकेशंस और प्रोसेसिंग भी उन जगहों में काफी ज्यादा, जैसे यूपी में 15% शुरुआत के 2-3 महीनों में ही बढ़ गया था, ईयर टू ईयर जो बढ़ता है। तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हम बैटल कर रहे हैं हर राज्य में, वो भी काफी अलग होगा। लेकिन महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन सब, या आंध्र प्रदेश है, इन सब राज्यों में देखिए कोरोना का जो संक्रमण है, इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा है। केरल है, इन सब राज्य जैसे एक किस्म से हमारे हॉटस्पॉट्स रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिकवरी है वो काफी हद तक वो वैक्सीन का जो स्ट्रैटेजी रहेगा, डिसेमिनेशन, उस पे भी डिपेंड करेगा। सिर्फ बजटरी एलोकेशन या फिर ये इकोनॉमिक डिसीजन सिर्फ नहीं रह जाता है, क्योंकि इट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद जो वैक्सीन स्ट्रैटेजी रहेगा इन राज्यों में। श्रीवास्तव साहब, आपके नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, और वो सेक्टर जो कि पहले एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, सर्विस सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, क्या कोरोना के बाद यहाँ पर कुछ चेंज ओवर या कुछ नए सेक्टर से नई फील्ड कोर जो है एम्प्लॉयमेंट के जनरेटर के तौर पर उभर सकते हैं, और उस पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत भी होगी? यहाँ हम लोग को देखना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिका अलग अलग क्या हो सकती है। केंद्र सरकार की भूमिका है जनरल फाइनेंसेस को प्रोवाइड करना, और केंद्र सरकार के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे राज्य सरकारों की भी पोजीशन काफ़ी इफेक्ट होती है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, इसमें कुछ सरकारें तो बहुत बड़ी बड़ी सरकारें हैं जिनकी जो साइज है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दक्षिण के जो राज्य हैं, इनकी भूमिका भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि राज्य सरकारें किस तरह की भूमिका निभाती हैं। अब तक का जो वित्तीय दृष्टि से विश्लेषण होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि राज्य सरकारें काफ़ी पैसिव रही हैं, और वो ये देखती रही कि केंद्र सरकार क्या लीड देती है, केंद्र सरकार क्या सिग्नल देती है। लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था में ये बहुत ज़रूरी है अपने फेडरल सिस्टम में कि राज्य सरकारें अपने राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें कि हेल्थ सेक्टर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, उनकी अपनी क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। तो इसमें हमें राज्य के परिप्रेक्ष्य में नीतियों को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो हम लोग जब बजट की बात करते हैं तो केंद्र के बजट की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ राज्यों के भी बजट आएंगे, और राज्य जो है बहुत पैसिव रहे हैं। उन्होंने अपने फिस्कल डेफिसिट को बहुत कंट्रोल करके रखा है, उन्होंने अपने खर्चे को बहुत कंट्रोल करके रखा है, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। तो अब ये देखना ये होगा कि सेक्टर्स और स्टेट्स की मैपिंग किस तरह से होती है पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत हेविली डिपेंडेंट हैं टूरिज्म में, जैसा कि शंकर जी ने कहा। तो उन राज्यों में वैक्सीन का कितना एक्सेलरेटेड इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो एक स्ट्रैटेजी काम करेगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर पर बहुत हेविली डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर शायद नॉर्मलाइजेशन जल्दी रिस्टोर हो जाए, और वहाँ पर जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि जहाँ की आईटी काफ़ी डेवलप्ड है, और जो पहले से डेवलप्ड राज्य हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। और अब तक जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है वो डिफेंस सर्विसेज में हुआ है, लेकिन डिफेंस के मल्टीप्लायर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग में हालांकि जनरली लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 6:1 है, जबकि सर्विसेज में 3:1 है। एक यूनिट इन्वेस्ट करिएगा तो सर्विसेज में डबल इफेक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो ये सेक्टोरल एलोकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रेटजी बनाना। शमिका, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं वहाँ पर एक चीज़ है कि
आप किसी को नौकरी दे रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदलता दिख रहा है। क्या कोविड के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा और बदलाव आपको लगता है, और उसकी तरफ सरकार को नई पॉलिसी या फिर जो मैं कहूँ कि सहायता राशि के साथ और कुछ स्कीम्स को आगे बढ़ाना होगा, और ऐसे में जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका रोल भी कितना ज़्यादा क्रूशियल आपको लगता है कि रहने वाला है? देखिए, अभी कई ऐसे फिनोमिना है जो अनफोल्ड हो रहे हैं एक ही साथ। एक तो और काफी एक्सेलरेट हुआ है ये पैंडेमिक के कारण, लेकिन साथ ही साथ देखिए हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता का की काफी बातें हो रही हैं, पॉलिसी इंटरवेंशंस भी ऐसे हैं जिससे ये तो जाहिर हो गया है कि कई सेक्टर्स में जो स्ट्रेटेजिक है, स्पेशली जैसे फार्मास्यूटिकल वगैरह, वहां पे अब आत्मनिर्भरता पे पुश होगा। इसका आउटकम ये होगा कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, ना कि सिर्फ वैक्सीन बट लार्जर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, वहां पे जैसे काफी डिपेंडेंस थी चाइना पे या इंपोर्ट पे, तो अब वो थोड़े से शिफ्ट्स नजर आएंगे। तो एक लार्जर ग्लोबल सिनारियो है जो अनफोल्ड हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ देखा जाएगा। दूसरा ये है कि देखिए अब वर्क फ्रॉम होम कई कई बिजनेसेस काफी फंडामेंटल रूप से रिस्ट्रक्चर हो गए हैं, क्योंकि काफी काम अब घर से हो रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम जो एक नया कल्चर बन गया, इससे कई सेक्टर्स में एक किस्म से रीऑर्गेनाइजिंग जो फर्म का किया जाता है वो किया गया है, तो उसका भी एक इफेक्ट देखा जाएगा। एजुकेशन है जिसमें कि आप देखेंगे कि चाहे वो मूक्स हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, इन सब सेक्टर्स में ऐसे भी हमारे यहाँ काफी सक्सेसफुल जो यूनिकॉर्न्स कहते हैं, जो स्टार्टअप्स थे, जो कि अब काफी $1 बिलियन जैसे एंटरप्राइजेस के तौर पे उभर रहे हैं, इन सब सेक्टर्स पे अभी आप काफी एक्सिलरेटेड ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि इसका ग्लोबल डिमांड नॉट जस्ट इन इंडिया बट जैसे बाइजूस है या इन सब का अब अफ्रीका में अब इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, वहां पे इनके मार्केट्स बढ़ रहे हैं। सो एक फंडामेंटल रूप से इकोनॉमी जो है, ग्लोबल इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर हो रहा है। और हमारे यहाँ इन सब के साथ साथ चीन के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, जो अभी टेंशन्स हैं, जिसके कारण हमारे ट्रेड पॉलिसीज भी अभी बदलाव देखा जा रहा है, इन सब के कारण हमारे यहाँ कुछ और स्पेशलाइज्ड ढंग से आप देखेंगे फर्म्स रीऑर्गेनाइज होंगे। अच्छा, एक और बात जो एग्रीकल्चर की कही आपने, जो नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं या फिर लेबर रिफॉर्म्स, उससे कारण आप ये भी देखेंगे कि ये चूंकि बड़े फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ना तो चाहिए थियोरेटिकली, क्योंकि ये रिफॉर्म्स हैं उस तरह के, कॉस्ट रेगुलेटरी बर्डन इससे कम होते हैं। जब इकोनॉमिक रिकवरी ओवरऑल बढ़ेगा तो इन सब लॉज या इन सब रिफॉर्म्स का भी इम्पैक्ट अब देखने में आएगा। ओके, जिसके हाँ, सो विल हैव टू वेट थोड़ा बहुत, एक आध क्वार्टर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए, लेकिन इम्पैक्ट्स आएंगे ओवरऑल हमारे इकोनॉमी में। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्थनीति के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।